क्या था और अगर फोर्स है तो क्या होगा? हम लिखते थे फोर्स को हम दो वे में लिख सकते हैं. आइदर यू कैन से दैट F is equals to delta P by delta T, or you can say it's dP by dt. तो F डेल्टा T किसके इक्वल आ जाएगा? F डेल्टा D. सर एफ ई डी टी. F डेल्टा T is डेल्टा P. तो बेसिकली इसको हम कह देते हैं, इसका फिजिक्स में एक अलग से नाम रख दिया हमने, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम दैट व्हेनेवर एन इम्पल्स एक्ट्स it's always equals to change in momentum which it produces. Importance क्या है impulse की? Because it's always the time which is important. कि अगर हम देखें कि किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि मोमेंटम कितना चेंज होता है, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो कितने टाइम में चेंज हो रहा है. बिकॉज अगर टाइम इन विच चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इज स्मॉल, अगर डेल्टा टी स्मॉल होगा तो फोर्स विल बी स्मॉल और लार्ज. लार्ज. आपको इसके एग्जाम्पल देने के लिए कहते हैं, तो नॉर्मल आप कोई भी 9th में अगर पढ़े हैं तो एग्जाम्पल दे सकते हो. जैसे अगर मैं बोलूं कि आप कंक्रीट के फ्लोर पे जंप करना है फर्स्ट फ्लोर से या सैंड पे, तो क्या प्रेफर करोगे? सैंड. सैंड. बेसिकली जब आप अर्थ पे पहुंचे, आपने फर्स्ट फ्लोर से जंप किया, जब आपने आके ग्राउंड को हिट किया, अब कंक्रीट फ्लोर है या सैंड है, ग्राउंड को जब हिट करोगे, दोनों केसेस में आपका मोमेंटम सेम होगा हिट करने से पहले. बिकॉज जब तक आप नीचे पहुंचे तो आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी. यस और सर. फाइनली जब आप रुक गए तो मोमेंटम कितना? सर जीरो. अब सैंड है वो दब जाती है, तो जब आप उस पर जंप करोगे उसको दबने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. यस. कंक्रीट फ्लोर पे आप इंस्टेंटली रुक जाओगे. तो कंक्रीट फ्लोर पे बिकॉज टाइम इन विच चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इज वेरी स्मॉल, कि चेंज इन मोमेंटम बहुत जल्दी हो रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड ज्यादा होती है, आपको चोट लगेगी. वेयर सैंड के ऊपर अगर आप जंप करोगे तो सैंड दबने में थोड़ा सा टाइम लेगी, टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगी. वही अगर सैंड की जगह पे मैं बोलूं से कंक्रीट फ्लोर है, सैंड है और एक स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में टाइम विल बी फर्दर इंक्रीज्ड. बिकॉज अब पानी में नीचे जाओगे, नीचे जाके एक बार ही रुकोगे और फिर ऊपर आओगे. यस सर. तो चेंज इन मोमेंटम में टाइम जितना बढ़ता जाएगा फोर्स उतनी कम लगेगी. सेम रीजन व्हीकल्स में शॉकर्स क्यों होते हैं या क्रॉकरी को स्ट्रॉ में या पेपर में क्यों रैप किया जाता है? बिकॉज स्ट्रॉ में रैप करेंगे तो जब दो पीस आपस में टकराएंगे दैट इंक्रीजेस टाइम ऑफ कोलिजन. टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगी, तो टूटने के चांसेस कम है. आपको मैं एक रबर की बॉल से हिट करता हूँ और एक स्टील की बॉल से हिट करता हूँ, तो स्टील की बॉल से चोट लगेगी अगर मास सेम भी है, बिकॉज वो कंप्रेस नहीं होती. कंप्रेस नहीं होगी तो टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा. टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी. ग्रेफाइट वाले बैट वुडन बैट से बेटर क्यों होते हैं? टाइम ऑफ कोलिजन अपना घट ਹੁੰਦਾ बिकॉज अगेन वो कंप्रेसिबल नहीं होते. ग्रेफाइट हार्ड होता है, तो अंदर लेयर होती है ग्रेफाइट के ऊपर, वुड लगा देते हैं. बाहर से देखने से वुडन बैट ही लगते हैं, बट अंदर बिकॉज ग्रेफाइट है तो वो कंप्रेसिबल नहीं होते, वुड कंप्रेसिबल होती है. तो बॉल जब आके हिट करेगी टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा. टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी. या व्हाई क्रिकेटर लोअर्स देयर हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल, बिकॉज अगर वो अपना हाथ नीचे कर रहे हैं तो देयर टाइम इन विच चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगी. सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स. बेसिकली हम कह सकते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स अगर है, इम्पल्स तो हो गया एफ डेल्टा टी. इम्पल्सिव फोर्स अगर पूछ लें क्या होता है, तो इम्पल्सिव फोर्स इज फोर्स व्हिच एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एक होता है कि आप बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, कि आप दीवार को धक्का मार रहे हो, तो दैट्स नॉट एन इम्पल्सिव फोर्स. पर अगर आप दीवार को बॉल से हिट करोगे तो बॉल ने जो फोर्स लगाई दैट इज एन इम्पल्सिव फोर्स, बिकॉज इट टेक्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम और फिर बॉल वापस आ गई. तो इम्पल्सिव फोर्स हम उसको बोलते हैं जो बहुत थोड़े टाइम के लिए हमने किसी बॉडी पे लगाई है. इट कैन बी लार्ज, इट कैन बी स्मॉल. ग्राफिकली अगर हम बात करें तो अगर मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा?
अगर मैं फोर्स को प्लॉट करूं y पे, टाइम को x एक्सिस पे, सो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज चेंज इन मोमेंटम. कांस्टेंट फोर्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, बट अगर फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे दैट गिव्स यू द चेंज इन मोमेंटम व्हिच टेक्स प्लेस इन अ गिवन टाइम. ठीक है, ये बोर्ड का आर्टिकल है, स्कूल एग्जाम्स में आती हैं ऐसी चीजें कि इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं. अदरवाइज है न्यूटन सेकंड लॉ की एक, यू कैन से इट्स एन अल्टरनेट फॉर्म कि ये न्यूटन सेकंड लॉ था, ये इम्पल्स की डेफिनेशन हो जाएगी और इसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोल देंगे. अगर आपको ऐसे स्टेट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, so it basically means that impulse acting on a body is always equal to change in linear momentum of the body and it's a vector relation. मतलब मैंने इधर भी वेक्टर साइन डाला, इधर भी वेक्टर साइन डाला, तो इम्पल्स की डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन मोमेंटम की होती है. यहाँ चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है. सो यू कैन राइट दिस, ये थ्योरी लिख लो इसकी, इम्पल्स एक्सक्यूज मी मोमेंटम. सर. हाँ जी, सर आप वो एचसी वर्मा के डाउट्स कब लोगे? क्या चीज? एचसी वर्मा के डाउट्स. एचसी वर्मा के डाउट्स अगली क्लास में ले लेंगे, खत्म कर दो, मंडे को डाउट्स ही कर लेंगे एचसी के. ओके सर. और अब स्प्रिंग वाले भी कर लो, जो स्प्रिंग के दो छोड़े थे ना, एक तो शायद 8th और 9th क्वेश्चन था, और कोई आगे भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कोई ऐसा कंसेप्ट है जो हमने नहीं पढ़ा, तो वो मेरे से चाहे कंफर्म कर लेना वो करना है कि नहीं करना. पर मेरे ख्याल से अब हो जाएंगे एचसी का पहला चैप्टर, विदाउट फ्रिक्शन वाले केसेस हो जाएंगे अब सारे. और ये चैप्टर लग कैसा है, आसान है या मुश्किल है? काइनेमैटिक्स है सर ये चैप्टर इजी है थोड़ा, काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स से इजी है. सो बेसिकली ये चैप्टर काइनेमैटिक्स से इजी नहीं है, अब धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल्स करने की आदत पड़ रही है. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और रोटेशनल मोशन, ये फिजिक्स के दो सबसे टफ चैप्टर्स गिने जाते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए. और मैं ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको बेसिक वाले बोर्ड वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ. एचसी जो नॉर्मली आपने सबसे सुना होगा कि एचसी बहुत मुश्किल बुक है, होती नहीं है, कंपटीशन की है. अगर आपने एक्चुअल में लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल एचसी के ट्राई किए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है उस बुक में, हो जाते हैं क्वेश्चन. मे बी इनिशियली फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा टाइम लगा, सेकेंड में आपको अब थोड़ा कम टाइम लग रहा है. जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी आप खुद ही मेरे को बोलोगे कि एचसी इज अ बेसिक बुक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इसको इससे डरने की जरूरत नहीं है. तो वो एक हैबिट डालने की आदत है, जो जितनी जल्दी डाल लेगा उतना कंफर्टेबल हो जाएगा फिजिक्स में. सो यू कैन राइट इम्पल्स. impulses impulse is the total effect of impulse is the total effect of large force which acts for a short duration of time. Impulse is the total effect of large force which acts for a short duration of time to produce change in सर एक momentum बार of the system. रिपीट करना. Impulse is the total effect of a large force which acts for a short time. Total effect of large force which acts for a short time to produce a given change in momentum. To produce a given change in momentum of the system. Impulse is a vector quantity and is denoted by J. Capital J और ऊपर vector sign डालना, and is denoted by J. And the direction of impulse is same as that of force or change in momentum. And direction of impulse is same as that of force or change in momentum. Next paragraph में लिखो. Mathematically, if force F acts for a small time dt. Mathematically, force F acts for small time dt. अगर force F acts for small time dt तो impulse क्या हो जाएगा? एफडीटी.
डॉट प्रोडक्ट लूं या क्रॉस लूं? क्रॉस प्रोडक्ट। कोई क्रॉस नहीं, बिकॉज टाइम तो स्केलर है. डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट तो दो वेक्टर्स में होता है ना. यहाँ तो एक क्वांटिटी स्केलर है, सो कुछ भी नहीं करना आपने, ना डॉट ना क्रॉस. बिकॉज डॉट या क्रॉस हमेशा तब होता है जब दोनों वेक्टर्स हो. सो यहाँ पे एक स्केलर है टाइम. सो सिंपली स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद अ वेक्टर. सो एफ डी टी. So you can write if impulse x due to constant force if impulse x due to constant force, then impulse is the product of force and the time for which force x. Impulse is the product of force and the time for which force x. But if force is variable, and x for time t1 to t2, इसको अब हम जो 11th क्लास में करते हैं हम ले लेते हैं कि अगर हम फोर्स वेरिएबल भी है, इसे एफ एवरेज is average force which x. जहां पे कहीं वैल्यू दी होगी, जैसे वो दे दे वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला दे दे, जैसे F इज इक्वल टू 2t 3t, F इज इक्वल टू kx स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला दे दे तो वो पुट कर देंगे. अदरवाइज बोर्ड के लिए हम ले लेते हैं एवरेज इज द एवरेज फोर्स विच एक्स. देन इम्पल्स कैन बी रिटन एज स्कूल एग्जाम्स तक यही फॉर्मूला चलता है. Impulse is equals to F average into T2 minus T1. सर वो ब्रॉडकास्टिंग कर दो स्क्रीन की. Zero 31676. कर लिया नंबर नोट? यस सर. अच्छा, यूनिट्स क्या होंगे इम्पल्स के? फोर्स इनटू टाइम के. फोर्स इज न्यूटन, टाइम इज सेकेंड. So you can say Newton second या Dyne second. Say in SI it's Newton second. In CGS it's Dyne second. kg मीटर सेकेंड के टर्म में लिखें तो दिस विल बी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 1. डायमेंशनल फॉर्मूला सेम जो मोमेंटम का है या फोर्स इनटू टाइम का भी लिखोगे तो
It's m1 l1 t minus 1. क्लियर है यहाँ तक? Then you write impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. According to Newton's second law, so F is equals to dp by dt. That means F dt says time changes from t1 to t2. Momentum changes from p1 to p2. ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके. So this means that F dt is impulse इसको हम बोल देते हैं impulse momentum theorem. Impulse is equal to change in linear momentum. Second rate. Excuse me, sir. This implies that impulse of force. This implies that impulse of force is equal to change in linear momentum. Impulse of force is equal to change in linear momentum, and the relationship is known as impulse momentum theorem. And the relationship is known as impulse momentum theorem. And the relationship is known as impulse momentum theorem. Next to write measurement of impulse by graphical method. Measurement of impulse by graphical method. Measurement of impulse by graphical method. Can write when a constant force acts on a body
The force time graph. The force time graph will be straight line parallel to the time axis. Sir, repeat करना. When a constant force acts on a body, force time graph is a straight line parallel to the time axis. In area under force time graph, area under force time graph is the impulse which acts on the body. Area under force time graph is the impulse which acts on the body. कि अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगी तो जो हमारे पास फोर्स टाइम ग्राफ बनेगा दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म. से इस एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया. सो अगर फोर्स कांस्टेंट है and it acts for time t1 to t2. तो ये एरिया जो होगा दिस इज इम्पल्स. ये साइड एफ के इक्वल, दिस साइड इज t2 minus t1. So f into t2 minus t1. और अगर वेरिएबल फोर्स एक्ट करेगी तो मैथड सेम ही रहेगा, पर उसमें ग्राफिकल का इतना बेनिफिट होता नहीं है एक्चुअल में सॉल्व करने में. मैथड में तो कोई चेंज नहीं आएगा. मान लेते हैं अगर वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ फोर्स एक्ट की. तो अगर मेरे को बताना है t1 से t2 तक इम्पल्स कितनी है, तो दिस एरिया, दिस विल बी द इम्पल्स. मेथड सेम ही रहेगा इसमें भी, अगर फोर्स वेरिएबल है तो भी. जैसे even if force changes in magnitude, area under graph is magnitude of impulse. तो इसका बेनिफिट नहीं है बिकॉज इसका एरिया निकाल नहीं सकते. स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा या वेरिएबल फोर्स भी अगर मतलब कुछ स्ट्रेट लाइन में वेरी कर रही है लीनियरली, फिर बेनिफिट हो जाएगा. नेक्स्ट रेट एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स. एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स. सेकंड रेट पहले एक पैराग्राफ लिख लो. The time in which given change in momentum takes place. The time in which given change in momentum takes place will determine. Time in which given change in momentum takes place will determine the force
which acts on a body. For example, first लिख लो. For example, automobiles are provided with shockers. First example, automobiles are provided with shockers because when vehicle moves on a bumpy road, the shocker increases. The time of jerk. Shocker increases the time of jerk. The vehicle moves on. When vehicle moves on a bumpy road, shocker increases the time of jerk, thus reducing the force which acts on passengers. Thus reducing the force which acts on passengers. Second, you can write. Crockery is packed in paper or straw. Crockery is packed in paper or straw before transportation because paper or straw will increase. Paper or straw will increase. The time of collision, paper or straw will increase. The time of collision is reducing the force which acts, thus reducing the force which acts on crockery. Next, it is easier to jump from a height on a sand floor rather than concrete floor. Because on concrete floor, the time of collision is less and force acting will be large. Force acting will be large. On concrete floor. Force acting on concrete floor will be time of collision for concrete floor is small and force acting will be large. Numerical लिखो एक. A ball is moving with a momentum of 5 kg meter per second, strikes a wall at an angle of 45 degree. Sir, repeat करना. A ball moving with a momentum of 5 kg meter per second strikes a wall at an angle of 45 degree at an angle of 45 degree and is reflected at the same angle. Calculate. The change in momentum.
कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। हमें ऐसे दिया है, से बॉल का इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दिया है एंड इट स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक बॉल है जो ऐसे 45 के एंगल पे आके स्ट्राइक करती है और 45 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमने बताना है इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम को वो इस डायरेक्शन में है P1, ये एंगल 45। अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं P1 के तो दिस विल बी P cos P1 cos 45 and this will be sin 45 sin 45. similarly final momentum के कंपोनेंट बनाऊं so this momentum would be P2 cos 45 Cos 45. P sin 45. P2 sin 45। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं P1 को कैसे लिख सकता हूं, ये कौन सी डायरेक्शन है? I cap. एक्स एक्सेस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 45 इज 1/√2। तो P1 by रूट टू आई कैप, ये कौन सी डायरेक्शन है? minus j Y-axis. माइनस P1 by √2 j कैप माइनस y एक्सिस। सिमिलरली P2 को बताओ क्या लिखूं? minus P2 by under root root 2 I cap minus P2 under root 2 J cap. हमें दिया P1 P2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, वैसे हमें दिया कि वो डिफ्लेक्ट हुई है 45 पे। अगर मैं इसको ले लूं P1 P2 दोनों को P, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? P2 माइनस P1 कितना आएगा? P2 माइनस P1 Sir, under root 2 P root under root 2 P2 I cap. because P1 P2 equal है, so you can write minus और P हमारे को कितना दिया था 5, so you can say it's -5 √2 I cap kg मीटर पर सेकेंड। देखो समझ में आ रहा है क्या किया? ये स्टेप सबको समझ में आ गया? क्लियर है ये सबको? Yes, sir. तो फिर डिफरेंस लिया, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी बिकॉज P1 P2 इक्वल है। अब यहां से डायग्राम से भी देखो, y एक्सिस में मोमेंटम चेंज किया, कोलिजन से पहले y एक्सिस में मोमेंटम कितना था? P1 sin 45 डाउनवर्ड्स और कोलिजन के बाद भी डाउनवर्ड्स ही है, तो ये मोमेंटम तो चेंज नहीं किया, x एक्सिस में चेंज किया। पहले अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस था, फिर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस है, तो सिर्फ x एक्सिस में मोमेंटम चेंज कर रहा है, उसकी वैल्यू निकाल ली हमने। P1 P2 इक्वल है, दोनों p के इक्वल है। As P1 is equals to P2 is equals to P, तो मैंने इसको लिख दिया -2p/√2। क्लियर सबको? Excuse me, sir. हाँ जी,
सही, हमें पता कैसे चला कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बिकॉज हमें उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कहीं पे भी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम लेते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो अगर नहीं भी दिया होगा तो स्कूल एग्जाम्स में खुद से ही हम एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने मोमेंटम के बारे में, बिकॉज अगर बताया नहीं तो आपको सेम ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ओके सर। नेक्स्ट यू राइट। A glass ball whose mass is 10 grams. A glass ball whose mass is 10 grams falls from a height of 10 meter. Find the impulse and average force between glass ball and the floor. Find the impulse and the, एक मिनट, क्वेश्चन में शायद डेटा गलत लिखा दिया मैंने। शुरू में क्या लिखाया? ग्लास बॉल whose mass is 10 ग्राम falls from a height of 10 10 मीटर। meter. इसको 40 मीटर कर लो। Falls from a height of 40 meter and rebounds to a height of 10 meter. Falls from a height of 40 meter and rebounds to a height of 10 meter. Find the impulse and average force between glass ball and the floor if time of collision is 0.1 second. तो हमारे को ये दिया है, हमारे पास एक बॉल है जो 40 मीटर की हाइट से ड्रॉप करती है और कोलिजन के बाद 10 मीटर तक जाती है। सर कोलिजन का टाइम कितना? 0.1 सेकेंड। अगर 40 मीटर से बॉल फॉल करेगी, मान लो हाइट h1 से, तो यहाँ पे जो पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2g(h1). अगर ये हाइट h2 तक जाती है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? √2g(h2). इतना क्लियर है? ये समझ में आया कैसे लिया मैंने? जब आपने बॉल को ड्रॉप किया तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। इस रीजन में एक्सेलरेशन कितनी है और डिस्प्लेसमेंट इज h1, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं कि v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। u 0 है, a की वैल्यू g है, तो v1 स्क्वायर इज 2gh1। यहाँ पे कैसे किया? v2 की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी v2, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, जी। एक्सेलरेशन इस रीजन में -g और डिस्प्लेसमेंट h2, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल इज v2 स्क्वायर माइनस 2gh2। तो कोलिजन से पहले वेलोसिटी है √2gh1, कोलिजन के बाद है √2gh2। इंपल्स कितनी होगी? इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स तो पता है नहीं, सिर्फ टाइम पता है, तो इंपल्स इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम।
फाइनल वेलोसिटी तो पता है, डायरेक्शन कौन सी है फाइनल वेलोसिटी? ये v2 की upwards कौन सी डायरेक्शन, उसको कैसे लिखूं मैं? j cap जे कैप माइनस इनिशियल कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितनी है और इसकी डायरेक्शन कौन सी है? माइनस जे कैप minus root gh1 j माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, सो यू कैन से चेंज इन मोमेंटम इज, ये इंपल्स आ गया और फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स इनटू टाइम इज इंपल्स, तो फोर्स इज इंपल्स अपॉन टाइम, टाइम हमें दिया है, इंपल्स निकाल लो यहाँ से एंड देन फाइंड द फोर्स। करो कंप्लीट इसको, समझ में आया देखो सबको क्या किया है? क्योंकि हमें दिया था 40 मीटर से फॉल की, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगी उसकी वेलोसिटी निकाल ली, फिर कोलिजन के बाद 10 मीटर तक गई तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकाल ली, और फिर चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स। देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो? तो हाँ जी। सर हमने माइनस जे क्यों लिया? जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? जब सर बॉल ग्राउंड को हिट करके ऊपर जा रही है तो वो रिटार्डेशन है ना? यस सर सर बट वो है तो मतलब ओरिजिन से ऊपर ही ना, तो मतलब है तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव साइड पर ही। आप यहाँ तो ऐसे करो कि आपने किसको पॉजिटिव लेना है, मैंने जी को नेगेटिव लिया मतलब मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया या अपवर्ड को नेगेटिव लिया? अगर मैं जी को नेगेटिव ले रहा हूँ तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ या अपवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को। तो अगर आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है तो फिर एच को नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो h2 है उसे माइनस h2 लिखना पड़ेगा। बात तो वही आ जाएगी जी और एच को मल्टीप्लाई करके कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आप डायरेक्शंस के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करते हो हमेशा, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो, तो मैंने जब नीचे से ऊपर जा रही थी मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना, आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। फिर आपको जी ए को जी लिख दोगे और एस को माइनस h2 लिख दोगे। फाइंड इम्पल्स एंड फोर्स, कैलकुलेट करो क्या आता है। sir impulse 3 root 2 and force 30 root 2 कितनी आई इम्पल्स, कितनी आई? 3 under मेरे root पास 2 आंसर दिया है, वो दिया है कि इम्पल्स है 0.42 न्यूटन सेकेंड और जो फोर्स है दैट इज 4.2 न्यूटन। मास को केजी में चेंज किया था 10 ग्राम को। सर यस फोर्स और इम्पल्स यही आ रहे हैं जो आपने बताए। इम्पल्स 0.42 और फोर्स 4.2। हो गया सबका? यस सर। yes sir नेक्स्ट लिखो।
Calculate the impulse. Calculate the impulse. Necessary to stop. A 1500 kg car traveling at 90 किलोमीटर पर आवर. ये इजी है, इसको खुद से कर दो. इम्पल्स बताना है तो फोर्स और टाइम तो नहीं पता, बट इम्पल्स निकालना है तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं. कार का मास भी दिया है, कार की वेलोसिटी भी दिया है. कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0. Zero. फाइनल मोमेंटम 0 है. तो जो चेंज इन मोमेंटम है P2 माइनस P1 दैट इज इम्पल्स. P2 0 है तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? Minus of P1. माइनस ऑफ P1. सो उसकी वैल्यू निकालनी है. मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है. सिर्फ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना. So you can say his final velocity is 0. Therefore, change in momentum is equal to negative of initial momentum. As final velocity is 0, therefore change in momentum is. सर बस चेंज इन मोमेंटम ही निकालना है कि और भी कुछ निकालना है? बस वही तो impulse होता है. Therefore, change in momentum is equal to negative of initial momentum. So 3.7 minus 3.75 into 10 की power 4 न्यूटन. 3.75 into 10 to the power 4. ठीक है. Newton second. ये इम्पल्स के क्वेश्चन दीज आर फॉर स्कूल एग्जाम्स ओनली. कॉम्पिटिटिव में, नीट में कभी कभी आते हैं बट रेयर है, बिकॉज बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है, वही इम्पल्स होता है. नो डायग्राम्स आर जनरली रिक्वायर्ड. कि जैसे वो एक बॉल वाला क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम चाहिए, अदरवाइज यू डोंट रिक्वायर द डायग्राम्स. नेक्स्ट हो गया सबका. 3.75 minus 3.75 into 10 raised to power 4. Yes, sir. Next to write 2 billiard balls of mass 50 gram and moving in opposite direction. 2 billiard balls of mass 50 gram and moving in opposite direction with a speed of 16 meter per second. With a speed of 16 meter per second, collide and rebound with the same speed. Collide and rebound with the same speed. What is Sir, the एक impulse? बार repeat कर दो. 2 billiard balls of mass 50 gram moving in opposite direction with a speed of 16 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted by each ball to the other? What is the impulse imparted by each ball to the other? दो बॉल्स हैं, अभी तक हम कर रहे थे एक बॉल क्या केस. दो बॉल्स हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर. हमने बताना है एक ने दूसरे पे कितना इंपल्स लगाया. मैं किसी भी बॉल को लूं, उसके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में क्या रिलेशन है? कोई भी बॉल अगर रिबाउंड करती है सेम वेलोसिटी से, मैं अगर ऐसे लेता हूं, उससे दो बॉल्स हैं, दे कोलाइड एंड रिबाउंड.
बिकॉज दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो एक का मोमेंटम अगर मैं mu लिखता हूं, दूसरे का मोमेंटम माइनस mu, कोलिजन के बाद। Yes. ये वापस आ गई, इसका मोमेंटम माइनस mu और ये इधर चलेगी, इसका मोमेंटम mu। मैं अगर आपसे फर्स्ट बॉल का पूछूं, चेंज इन मोमेंटम कितना है? फर्स्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम -2 mu. -2 m. तो फॉर फर्स्ट बॉल impulses, सेकेंड बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2 mu. दोनों की वैल्यू निकाल लो, वो आंसर है। यही बताना था एक बॉल ने दूसरे बॉल पे कितना इंपल्स लगाया। ये इंपल्स किसने लगाया? लगा तो फर्स्ट बॉल पे, लगाया किसने? Second ball. So this is impulse exerted by second ball, this is impulse exerted by first ball. जो सेकेंड बॉल पे लग रहा है वो इंपल्स फर्स्ट बॉल का, और जो फर्स्ट बॉल पे लग रहा है वो सेकेंड बॉल का इंपल्स है। सो वैल्यूज निकाल लो। 2 mu मास भी दिया, वेलोसिटी भी दी है। मास दिया 50 ग्राम, वेलोसिटी दिया 16 मीटर पर सेकेंड, मास को केजी में चेंज करना है बस। Sir, -1.6 और Newton प्लस second. Or 1.6, yes, sir. -1.6 और प्लस 1.6। समझ आया सबको ये कैसे किया है? Yes, sir. Next, a body of mass 0.25 kg. Body of mass 0.25 kg, moving with a velocity of 12 meter per second, is stopped by applying a force of 0.6 Newton. Find the time taken to stop and impulse, an impulse of this force. Time taken to stop and impulse of this force. हमारे पास ये फॉर्मूला है। Time taken to stop is Sir, -3 or 5. फाइनल मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम p अपॉन फोर्स, मतलब माइनस mv/f। मास कितना दिया था? 0.25 kg. एंड वेलोसिटी वाज 12 seconds. 12 अपॉन 0.6। Sir, 5 आ गए. And impulse will be -3 meter per second. Newton Minus- second. minus 3 Newton second in 5 seconds. And impulse is minus of p. So it will be -3 Newton second. Clear है? Yes.
सो आज इतना ही करेंगे। आज 6 to 7 ही क्लास थी एंड कल एक असाइनमेंट ऐड कर दूंगा अराउंड 11-12 बजे तक। किस लेवल की करूँ, स्कूल लेवल की या कंपटीशन लेवल की? सर टॉपिक कौन से? यही अभी तक जो पढ़ा है, विदाउट फ्रिक्शन, फोर्सेस, मोमेंटम, कंजर्वेशन। पहले स्कूल लेवल की कर देते हैं। कल सर, 10-11 next बजे week। तक करूँगा एंड उसको परसों तक का टाइम दे देता हूँ एंड अगर वो कर लोगे तो फिर एक अच्छे लेवल की सेंड कर दूंगा। बट पहले बेसिक वाली कर लेते हैं कि ताकि स्कूल की सबकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो यूनिवर्सिटी फिजिक्स के भी डाउट हैं। यूनिवर्सिटी फिजिक्स के डाउट्स है कितने? लॉज के? सर काइनेमेटिक्स के 2 क्वेश्चंस हैं। वो सेंड कर देना, उसके मैं फिर सोल्यूशन सेंड कर दूंगा इंडिविजुअली आपको। ओके सर। मेरे को क्वेश्चन नंबर, बिकॉज यूनिवर्सिटी फिजिक्स की ना एडिशंस में भी फर्क होता है। या तो क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज देना या क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, कौन सी एडिशन है आपके पास। सर बेटर मैं है फोटो खींच फोटो लेना। भेज दूंगा, फोटो भेज फोटो दूंगा। भेज देना। आप कैसे अगर वैसे भी किसी और बुक के भी करोगे ना जो इनमें से नहीं है, प्रेफरेबली अभी बुक्स पे फोकस करो। अगर किसी के पास रेसनिंग है तो रेसनिंग का अगर कोई डाउट है तो उसकी फोटो भेज देना मेरे को, फिर मैं सेंड कर दूंगा। बट वो क्योंकि सब अलग अलग से कर रहे हैं तो इंडिविजुअली सेंड कर देना। ओके सर।